हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम प्रोटिस्टा के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोटिस्टा जो होता है यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर यूनिसेलुलर होने के साथ साथ प्रोटिस्टा में क्या होता है, यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। यूकैरियोट मीन्स जिसमें कि क्या होता है, एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होता है, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। या जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाई जाता है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में भी कई हमने डिवीजन करा। फर्स्ट है हमारे पास क्राइसोफाइट्स, सेकंड है डाइनोफ्लेजिलेट्स, थर्ड है यूग्लिनोइड्स, और फोर्थ है आपके हमारे पास लाइमोर्स, और फिफ्थ है हमारे पास प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी है। इन 5 कैटेगरी में हमने किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड करा। ठीक है, 5 डिवीजन है जिसमें कि किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड किया। वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम आज की स्टडी करेंगे क्राइसोफाइट्स। ठीक है, तो एक बार अब मैं पहले आपको बता दूं, जब हमने प्लांट और एनिमेलिया दो किंगडम की डिस्कस करी थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट किंगडम इज प्लांट और सेकंड इज एनिमेलिया। ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे पास लिनियस ने। ठीक है, और अरिस्टोटल ने। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट, प्लेंटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा भी आ जाता है। ये किसने दिया हमको? ये हमको दिया अर्नेस्ट हकल ने, और यहीं से हमने इसको फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी या फादर ऑफ इकोलॉजी आप कह सकते हैं। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लेंटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, ये किसने दिया हमको? अर्नेस्ट हकल ने दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन जितने ये डिवीजन है किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्राइसोफाइट्स के ऊपर। फर्स्ट क्राइसोफाइट्स में हमारे पास डाई एटम्स आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्राइसोफाइट्स में हम स्टडी करते हैं डाई एटम्स की, जिसमें कि हम गोल्डन एल्गी की स्टडी करते हैं। ये आपको अपने दिमाग में फिक्स करना है कि क्राइसोफाइट्स में हम किसकी स्टडी करते हैं। क्राइसोफाइट्स में हमारे पास डाई एटम्स आते हैं, और डाई एटम्स में हम गोल्डन एल्गी की स्टडी करते हैं। कौन सी एल्गी? आपके पास क्वेश्चन 1 मार्क्स आता है कि क्राइसोफाइट्स में किसकी स्टडी होती है? डाई एटम्स की होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास गोल्डन एल्गी आती है, उनकी हम इस ग्रुप में स्टडी करते हैं। तो डाई एटम्स कहाँ पाए जाते हैं ये हम पढ़ेंगे। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ ये मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही वाटर में ये आसानी से पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर के साथ साथ मैरीन वाटर में भी ये आसानी से ग्रो करते हैं, आसानी से पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ये इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो कैसा नेचर होता है इनका? माइक्रोस्कोपिक नेचर मीन्स अंडर माइक्रोस्कोप हम इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल वॉल इम्बेडेड विद सिलिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अपने दिमाग में फिट करना है। इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसी सिलिका, ठीक है, इसी सिलिका की वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है यहाँ इम्बेडेड होती है सिलिका। और ये क्या है? सेल वॉल है किसी की भी, तो सेल वॉल में इम्बेडेड होती है सिलिका, और इसी सिलिका की वजह से इनकी सेल वॉल क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलिका किसमें पाई जाता है? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। डाई एटम्स में, क्राइसोफाइट्स में सिलिका प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? उनकी सेल की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसे नेचर के होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। डाई एटम्स कैसे? क्राइसोफाइट्स मींस डाई एटम्स। अगर आपको गोल्डन एल्गी पूछा जाएगा तब भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि डाई एटम्स की बात हो रही है। तो गोल्डन एल्गी पूछे, डाई एटम्स पूछे, या क्राइसोफाइट्स पूछे, क्राइसोफाइट्स डाई एटम्स गोल्डन एल्गी, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। इनके सेल वॉल में इम्बिडेड होता है सिलिका, जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों ही वाटर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाई एटम्स के बाद। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लेजिलेट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन, इसका नेक्स्ट कैटेगरी डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, जिसमें कि जिस ऑर्गेनिज्म में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उसको हम डाइनोफ्लेजिलेट कहते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक फ्लैजिला इसमें लॉन्गिट्यूडनल पाई जाता है और एक ट्रांसवर्स में पाई जाता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है,
एक फ्लैजिला इसका लॉन्गिट्यूडनल और एक फ्लैजिला इसका ट्रांसवर्स, दोनों ही तरीके से पाई जाता है उस ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इनको हम डाइनोफ्लैजिलेटेड कहते हैं। दो अलग अलग पैटर्न से ये ऑर्गेनिज्म में इस तरफ भी फ्लैजिला पाई जाता है और इस तरफ भी फ्लैजिला पाई जाता है, मींस ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही तरीके से इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं, हमने इनको कहा कि ये एक्वेटिक प्लस मैराइन वाटर दोनों में आसानी से रहते हैं, लेकिन ये एक्वेटिक होते हैं पर मोस्टली मैराइन वाटर में भी रहते हैं। एक्वेटिक तो होते हैं बट लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, ये इनकी खासियत है, ये मैराइन वाटर में सबसे ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट, इनकी जो सेल वॉल होती है डाइनोफ्लैजिलेट्स की, जो सेल वॉल होती है हैज स्टिफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल वॉल में इनकी सेल वॉल, सपोज ये सेल है, ठीक है, तो इनकी सेल वॉल में क्या होता है, सेल्यूलोज की स्टिफिंग होती है। किसकी, सेल वॉल में सेल्यूलोज की स्टिफिंग होती है। ठीक है, तो ये सेल वॉल है, ऐसा लगता है प्लेट की तरह। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी सेल वॉल में क्या पाई जाता है, सेल्यूलोज। अब जिसमें सेल्यूलोज होगा, सेल वॉल में सेल्यूलोज पाई जाता है, आउटर सरफेस। ठीक है, इनकी सेल वॉल की जो ये आउटर सरफेस है, सेल्यूलोज की स्टफिंग होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की प्लेट्स पाई जाती है और जिसकी वजह से ये क्या होता है, ऑटोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑटोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात, दो फ्लैजिला तो इसमें होते हैं अलग अलग पैटर्न से, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें समझने के लिए आपके पास इसके पिगमेंट। ठीक है, तो इसमें कैसे पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें तरह तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, अलग अलग कलर के पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट में अलग अलग तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट रेड पिगमेंट, येलो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट एंड ब्लू पिगमेंट। इतने सारे कलर के, ये इतने सारे कलर में वेरिएशन पाई जाता है यहाँ पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं ये सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि डाइनोफ्लैजिलेट में रेड कलर के पिगमेंट, मोस्टली रेड कलर के पिगमेंट सबसे ज्यादा समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको फिक्स कीजिएगा अपने दिमाग में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको फिक्स कीजिएगा। डाइनोफ्लैजिलेट में रेड कलर के पिगमेंट सबसे मोस्टली पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हमने क्या कहा, समुद्र क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि ये मराइन इन नेचर के होते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जा रहे। ठीक है, तो समुद्र में जब ये पाए जाते हैं, सी फाउंड इन सी, मोस्टली रेड कलर का जो पिगमेंट होता है वो सी में पाई जाता है। ठीक है, चेंज द कलर। ठीक है, तो जब ये समुद्र में पाया जाता है तो ये अकेले तो समुद्र के पानी का कलर तो चेंज नहीं करेगा ना, तो समुद्र कितना विशाल होगा, कितना बड़ा है ना, तो जब इनकी धीरे धीरे करके ये क्या होगा, एक कॉलोनियल फॉर्म में आएगा, इस पैटर्न से बनाएगा, बहुत सारे बन जाएंगे कॉलोनियल, इसकी कॉलोनी की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या करता है कि रेड टाइड्स बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि ये समुद्र के पानी को प्रदूषित कर देते हैं, ये इनकी विशेषता होती है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। आपके पास प्रीवियस चैप्टर में, लेक्चर में हमने एल्गल ब्लूम पढ़ा था, यहाँ हम रेड टाइड्स पढ़ते हैं। तो रेड टाइड्स क्यों आता है समुद्र में, क्योंकि जो हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टाइप के होते हैं क्योंकि इसमें कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और जो ये पिगमेंट किसकी वजह से होता है, रेड कलर के पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि सी की कलर को चेंज कर देता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से ये रेड टाइड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। जब ये टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करते हैं तो उस पानी में या समुद्र में पाने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि ये टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा, इतना ही हम कवर करेंगे। हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में सबसे पहले किसने बताया, अर्नेस्ट हकल ने बताया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। प्रोटिस्टा जब आया तभी हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में आपके पास कितने डिवीजन मिलते हैं, फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स जो हमने पढ़ लिया, सेकंड इज डाइनोफ्लैजिलेट जो हमने आज की क्लास में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोअन।
इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। यूग्लिना, इसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। यूग्लिना कैसे होता है, इस तरीके से होता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑटोट्रॉपिक इन नेचर का होगा। और इसकी खासियत क्या होती है यूग्लिना की, कि यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक के साथ साथ हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होता है। दिन के समय ये ऑटोट्रॉपिक होता है, रात में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करता है, ये इसकी खासियत है। स्लाइम मूड्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, मशरूम, ठीक है, की स्टडी करते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं। सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं क्योंकि नॉन ग्रीन इन कलर के होंगे। प्रोटोजोअन्स जो कि दूसरे की बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स हार्मफुल होते हैं, ये स्पोरोजोइट्स को रिलीज करते हैं, ये पैरासाइट का काम करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं, डिजीज को कैरी करते हैं, ठीक है, डिजीज ट्रांसमिट करने का काम करते हैं दूसरे की बॉडी में, ठीक है, ये हम प्रोटोजोन्स के बारे में। और ये तीनों टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि स्टूडेंट आपकी समझ में आएगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।